हेलो फ्रेंड्स, आज 1 और 2 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर हम साथ में देखेंगे। और पहला टॉपिक है साइक्लोन बुरेवी। साइक्लोन बुरेवी टू हिट नियर कन्याकुमारी ऑन December 4। आईएमडी ने, आईएमडी क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी ने अभी ये अनाउंस किया है कि 4 दिसंबर तक कन्याकुमारी कहाँ है? केरल में, केरल स्टेट में कन्याकुमारी है, वेस्टर्न घाट में। तो केरल में 4 दिसंबर को साइक्लोन बुरेवी आ जाएगा। ठीक है जी। साइक्लोन बुरेवी, ये नाम किसने दिया था? साइक्लोन बुरेवी ये दिया था जी मालदीव्स ने। अब ये नेमिंग कैसे होती है साइक्लोन की, हम ये बाद में देखेंगे। पहले ये जान लो ये साइक्लोन कहाँ पे बन रहा है। ये साइक्लोन फॉर्म हो रहा है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन हो रहा है। आईएमडी ने अनाउंस किया है कि साइक्लोन बुरेवी 4 दिसंबर तक कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। ये सेकंड साइक्लोन है। दिस इज़ द सेकंड साइक्लोन फॉर्म्ड इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है जी, वहाँ पे साउथ वेस्टर्न साइड में बन रहा है ये। ठीक है जी। ये सेकंड साइक्लोन है, इससे पहले एक साइक्लोन और बना था। अभी आपने निवर नाम सुना होगा, न्यूज़ में था निवर। उसके बाद ये सेकंड साइक्लोन है। और ये इंडियन ओशियन में ये थर्ड साइक्लोन। इससे पहले गति भी बना था एक, गति। ठीक है जी। अभी निवर एक साइक्लोन बना था, और एक साइक्लोन अब आने वाला है, कौन सा? बुरेवी, थर्ड साइक्लोन है ये। ठीक है जी। अब इसकी स्पीड क्या होगी? ये कितनी स्पीड से आएगा? इसकी विंड स्पीड होगी जी 75 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और December 4 तक ये इसकी स्पीडिंग 95 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। अब ये साइक्लोन को नेमिंग कैसे की जाती है ये देखते हैं। देखो जी, एक cyclones that form in every ocean basin across the world are named by the regional specialized meteorological centers। पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइक्लोन बनते हैं, इस जो ये हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, इनके द्वारा नेमिंग की जाती है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और है, दूसरा सेंटर और है ऐसा ही, उसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। तो ये 2 सेंटर इनका नेम करते हैं, नाम रखते हैं इनका साइक्लोन का। कौन कौन सी? एक तो ये RSMC और एक TSWC। तो और इस RSMC के कितने ऑफिस हैं? 6। ये 6 ऑफिस है जी, इसके 6 सेंटर हैं ऐसे वर्ल्ड में। ठीक है जी। उनमें से एक सेंटर कौन सा है जी? ये हमारा IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। इसके RSMC के 6 सेंटर हैं, और TCWC ये क्या है जी? ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर, इसके 5 सेंटर हैं। इसके 5 RCMC के 6 सेंटर हैं, TCWC के 5 सेंटर हैं। और RSMC है जो ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, इसमें एक IMD भी आता है। ये इंडिया का है जी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब इसकी नेमिंग स्टार्ट कैसे हुई? जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात बोलते हैं हिंदी में, साइक्लोन आते हैं, उनकी नेमिंग कैसे शुरू की गई? ये देखो जी, 2000 की बात है। इन 2000 एक ग्रुप ऑफ नेशन कोल्ड WMO एस्केप। WMO की फुल फॉर्म क्या है जी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और एस्केप की है जी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये कमीशन है जी एशिया कॉन्टिनेंट और पैसिफिक कॉन्टिनेंट के लिए वर्क करता है। इसमें शुरुआत में कितनी कंट्री थी? बिगनिंग में इसमें ये कंट्री थी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका। यानी कि जो इंडियन ओशियन के अराउंड कंट्री आती हैं ये थी, और एक थाईलैंड। इन्होंने डिसाइड किया कि हम साइक्लोन का नाम रखना स्टार्ट करते हैं रीजन में। जो इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन आते हैं इंडियन ओशियन में, वहाँ पे नाम रखना शुरू करते हैं। इन कंट्रियों ने डिसाइड किया, WMO और
इसके साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसके बाद क्या हुआ कि ईच कंट्री सजेशन सेंड करती थी, नाम भेजती थी। जैसे मान लो इंडिया है, बांग्लादेश है, ये हर एक कंट्री नाम भेजती थी WMO के पास, एस्केप के पास, WMO पैनल के साथ। तो ये क्या है, ये लिस्ट को फाइनलाइज करती थी। मान लो जैसे गति साइक्लोन आया था, ये इंडिया ने भेजा था नाम, तो ये फाइनलाइज करती है कि हाँ इसका नाम ये रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने बाद में 2018 में, पहले तो यही कंट्री आती थी उसमें, इसमें और कंट्री इंक्लूड कर दी, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यमन, यानी कि ये सारी कंट्री इंडियन ओशियन के पास ही हैं, तो ये कंट्री भी इंक्लूड कर दी। अब टोटल इसमें 13 कंट्रीज़ हैं, ये सारी टोटल मिला के, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, UAE, यमन, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, ये सारी टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। अब ये 13 कंट्रीज़, ईच कंट्री 13, जो 13 कंट्रीज़ हैं ये 13 नेम सजेस्ट करती हैं, मतलब ईच कंट्री 13 नेम सजेस्ट करती हैं। मान लो इंडिया है, इंडिया 13 नेम सजेस्ट करेगी, बांग्ला है, बांग्लादेश 13, तो टोटल मिला के 169 साइक्लोन नेम्स ये भेजते हैं WMO को, और WMO उन्हें अप्रूव करता है फिर, ठीक है जी। WMO मैंने बताया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये 169 की जो साइक्लोन की नेम्स है, फिर जो रीजनल डिपार्टमेंट होता है, जैसे इंडियन ओशन में हमारा ये IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इस लिस्ट को रिलीज़ करता है। जैसे मान लो फिर इन्हें क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली मान लो, जैसे इसमें कौन कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान और मालदीव्स। तो जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है, B, तो बी से बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का नाम सबसे पहले सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आएगा इंडिया, फिर ईरान, इंडिया में I के बाद N आता है, और ईरान में I के बाद R आता है। तो R से पहले N आता है, इसलिए इंडिया का नंबर बांग्लादेश के बाद आता है। तो पहले जो बांग्लादेश नेम सजेस्ट करेगा एक, उसका नाम, जो भी साइक्लोन आएगा इंडियन ओशन में, उसका नाम बांग्लादेश जो सजेस्ट करेगा वो रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा, फिर इंडिया जो सजेस्ट करेगा वो रखा जाएगा। यानी कि जो निवर आया था, अभी जो मालदीव्स ने जो सजेस्ट किया है, कौन सा नाम सजेस्ट किया है, जो ये साइक्लोन आया, बुरेवी, ठीक है जी। इससे पहले एक नेवर आया था, तो वो किसी और कंट्री ने सजेस्ट किया था, ये बुरेवी मालदीव ने सजेस्ट किया था। अब मालदीव के बाद जो भी अल्फ़ाबेटिकली नाम आएगा, उस कंट्री का नाम, उस साइक्लोन, जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उस कंट्री का नाम सजेस्ट हुआ और उस साइक्लोन का नाम रखा जाएगा, ठीक है जी। ऐसे नेमिंग होती है, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि हम नेमिंग रखते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है। देखो जी, नाम रखने का फ़ायदा है कि ये पीपल को ईजियर हो जाता है याद रखने के लिए, कि अब निवर साइक्लोन आया था पहले, या गति आया था, उससे पहले एम्फन आया था। एम्फन आपने सुना था, ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था, जिसमें कोलकाता और ये वेस्ट बंगाल के साइड में आया था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। तो ये सारे नेम क्या है कि ये पीपल को इजी रहते हैं कि लोगों को याद रखने में, इसलिए नाम रखा गया। दूसरा कारण क्या था, जो भी इन पे साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, तो उन्हें भी इजीली, उनके लिए भी एक्सेसिबल होता है कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एम्फन साइक्लोन आया था, ये किस वजह से आया था, इसके रीज़न जानने के लिए और कब आया था, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन क्या कोई गाइडलाइंस है कि नाम को सजेस्ट करते समय, मान लो इंडिया कोई नाम सजेस्ट कर रहा है, या बांग्लादेश कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो कोई ऐसी गाइडलाइंस है कि कैसे नाम सजेस्ट करने चाहिए, कैसे नहीं। हाँ जी, उनकी कोई गाइडलाइंस है। क्या है गाइडलाइंस, ये जी गाइडलाइंस है कि जो हम नेम सजेस्ट करते हैं ये कंट्रीज़, कि वो किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर या रिलीजियस बिलीव्स या कल्चर या जेंडर से का अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स से न्यूट्रल होना चाहिए, और रिलीजियस बिलीव्स से, कल्चर से, जेंडर से, मतलब किसी को भी वो डेरिगेटरी नहीं होनी चाहिए इन टर्म के। किसी की कल्चर को, मान लो किसी की कल्चर का मजाक उड़ाता हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, या किसी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, या जेंडर स्पेसिफिक कोई नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी ये नाम सजेस्ट करेगा, किसी की भी सेंटीमेंट्स यानी कि इमोशंस को, किसी भी ग्रुप की, पॉपुलेशन की, कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि इट शुड नॉट बी वेरी र्यूड और क्रूअल इन नेचर। कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरी र्यूड सा लगे, क्रूअल सा लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है, इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर। ये क्या है कि शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बहुत लंबा चौड़ा नाम बता दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए कि प्रोनाउंस करने में, जैसे गति है, अभी बुरेवी आया, निवर आया, तो प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा नाम बता दिया, जैसे बहुत लंबे लंबे नाम रख लेते हैं बहुत से लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा नाम होना चाहिए जो प्रोनाउंस करने में इजी हो। और ऑफेंसिव भी नहीं होना चाहिए किसी के, ये मतलब ऑफेंसिव टू एनी मेंबर भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ भी इसकी डिसाइड की गई है। मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी, मैक्सिमम लेंथ इसकी होनी चाहिए कि 8 लेटर की, सिर्फ 8 लेटर्स का ही होना चाहिए। 8 लेटर या उससे कम का ही नाम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, प्रपोज नेम शुड बी प्रोवाइडेड विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर। मतलब जो भी नाम आप सजेस्ट कर रहे हो ना, उसका प्रोनाउंस बताओगे। जैसे मान लो इंडिया ने गति किया, तो इंडिया बताएगा कि इसे गति प्रोनाउंस करेंगे। वरना बहुत से मान लो अंग्रेज़ लोग इसे गाटी पढ़ेगा, कोई गटी पढ़ेगा, कोई जति पढ़ेगा, कोई जाति पढ़ेगा, तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसे इंडिया या कोई भी कंट्री नाम सजेस्ट करेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन बताएगा कि इसे गति बोलेंगे। जैसे मालदीव ने दिया तो बुरेवी के उस प्रोनाउंस करके बताएगा, इसे बुरेवी बोलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, जो नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। मतलब एक बार जो नाम यूज कर लिया ना, जैसे अभी गति कर लिया, अब जो ये बुरेवी आएगा साइक्लोन, इसका नाम यूज कर लिया, पहले निवर का कर लिया, एम्फन का कर लिया, जो एक बार यूज कर लिया वो कहीं भी दोबारा यूज नहीं होगा नाम, उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जाएगा। एक बार यूज हो गया तो हो गया, दोबारा कोई नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो नेक्स्ट नेम ही रखा जाएगा, ये दोबारा ही नहीं रखा जाएगा। सेकंड क्या है, अगला क्या है जी, इसमें जी इंडिया ने, अब देखते हैं इंडिया ने कौन कौन से नाम सजेस्ट किए हैं। व्हाट साइक्लोन्स नेम हैज़ इंडिया सजेस्टेड। इंडिया ने कौन कौन से नाम सजेस्ट किए हैं, ये जी 13 नेम्स जो इंडिया ने सजेस्ट किए हैं। ये गति तो अभी आ चुका है, सोमाली कोस्ट पे आया था, अफ्रीका, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ना जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ साउथ ईस्ट साइड में एक सोमाली कंट्री है जी, यहाँ पे आसपास, यहाँ पे, तो यहाँ पे गति आया था जी, इसमें इंडियन ओशन में, यहाँ साउथ अफ्रीका के पास कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, तो इंडिया ने सजेस्ट किया था। अब अगर इंडिया की अब टर्न आएगी तो इंडिया का नाम तेज रखा जाएगा। ठीक है जी। ये गति सजेस्ट किया इंडिया ने, तेज किया, मुरासू, आग, व्योम, झार, झोर, इसे झोर पढ़ा जाता है प्रोनाउंस, प्रोबाहो, नीर, प्रभांजन, घुर्नी, अम्बुद, जलाधि, वेगा, ये कुछ नाम इंडिया ने सजेस्ट किए हैं, 13 नेम्स। अब देख लेते हैं साइक्लोन्स क्या है। साइक्लोन्स आपके मन में चल रहा होगा, ये सब तो ठीक है, साइक्लोन्स तो बताओ साइक्लोन्स क्या है। अब साइक्लोन्स देख लो जी। साइक्लोन्स क्या हो जाए, एक लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले आप ये देख लो ये दिखता कैसा है, ये ओशियंस में आता है जी साइक्लोन्स। ये जी ये ओशियंस वाटर में क्या होता है, ऐसे गोल गोल चक्कर सा चलने लगता है। वो क्यों चलता है, कैसे चलता है, वो भी देखेंगे। अब ये देख लो, ये जो साइक्लोन है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाटर क्या है कि घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानते हैं। और ये कहाँ पे आया था, अभी जो बुरेवी साइक्लोन आया था, ये जी इंडियन ओशन में, ये मालदीव, ये जी मालदीव ने सजेस्ट किया था। ये है बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे, मतलब ये साउथ वेस्टर्न साइड में, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आया था ये। और कहाँ पे हिट करेगा, ये केरल है, केरल में कन्याकुमारी पे हिट करेगा। ठीक है जी। और जो एक नेम सजेस्ट करती हैं 13 कंट्रीज, ये इसी के अराउंड कंट्री हैं। ये थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ईरान है, ओमान है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरबिया, यमन है, ये 13 कंट्रीज आती हैं इसमें। अब साइक्लोन क्या होता है ये देख लेते हैं, यहाँ दिखता कैसा है तो देख लिया आपने। अब डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा एयर मास होता है ये जो रोटेट करता है किसके अराउंड, लो प्रेशर। जब ये रोटेट कर रहा है ना वाटर में, तो इसके जो और बीच में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, इसे लो प्रेशर, इसलिए इसे लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं। लो प्रेशर यानी कि कम दबाव। ठीक है जी।
लो प्रेशर होता है, इसके अराउंड घूमता है ये, इसलिए इसे लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं। साइक्लोन्स, और इसमें क्या होता है कि जो एयर आ रही होती है, यहाँ पे विंड आ रही होती है, इनवर्ड इनवर्ड मूव कर रही होती है, ये इसके इनवर्ड मूव कर रही होती है, ऐसे ऐसे ये इनवर्ड मूव कर रही होती है। तो ये बेसिकली लो प्रेशर जोन होता है। जनरल टर्म में हम कहें तो एक ऐसा वेदर सिस्टम होता है जिसमें विंड रोटेट करती है इनवर्डली, यानी कि अंदर की तरफ, मैंने जो बताया अभी, किसके अराउंड, लो प्रेशर के अराउंड। और क्या है कि यहाँ जो मिडल पार्ट होता है इसका, सेंटर पार्ट, इसे आई बोलते हैं, और इसके अराउंड होता है उसे आई वॉल बोलते हैं, आई वॉल, आई वॉल, इनर आई वॉल और आउटर आई वॉल। जो ये आई होती है बीच में, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। और जिसके आई वॉल इसके आई के अराउंड है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है जी, सारा डिस्ट्रक्शन यहीं पे होता है। अब ये क्या है, ये जैसे साइक्लोन बनता है तो ये ऐसे पानी घूमता हुआ क्या है, यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर जो होता है, मतलब 27 डिग्री के अराउंड, सेल्सियस डिग्री के अराउंड सरफेस टेम्परेचर होता है ओशियंस का, तब ये साइक्लोन बनता है। और कहाँ पे बनता है, ये इक्वेटर होता है ना, जो मध्य रेखा, जो हमारे अर्थ की मध्य रेखा है, इक्वेटर बोलते हैं उसे, 0 डिग्री पे होती है। तो इससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, इस एरिया में साइक्लोन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती, बहुत कम होती है। तो इसे साइक्लोन बनने के लिए, इसे रोटेट करने के लिए, रोटेट कैसे होता है, कोरियोलिस फोर्स से। किससे रोटेट होता है, कोरियोलिस फोर्स, ये होता है जी कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स से रोटेट होता है। और यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे कोरियोलिस फोर्स होती है, जो वो बहुत कम होती है, और इक्वेटर पे तो 0 ही होती है। तो इसलिए इस रीजन में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है। इससे अब 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री तक और 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, इसके बीच में, यानी कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये साइक्लोन बनता है। तो इसके लिए कोरियोलिस फोर्स ज़रूर होती है, इसलिए बनता है। और 27 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर होता है तो ये हवाएं क्या होती हैं, पानी का जो वेपर फॉर्म होती है पानी की, उसे एब्जॉर्व कर लेती हैं और ऊपर घूमते हुए जाती हैं, और फिर ये क्लाउड बनाती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर विंड के साथ ये कॉन्टिनेंट पे आ जाती हैं। जैसे जो भी लैंड फॉर्म होता है इंडिया पे या किसी पे भी, वहाँ पे फिर बारिश करती हैं, तूफान आता है, तेज़ हवाएं आती हैं। तो ये सब होता है साइक्लोन्स में, साइक्लोन्स। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि नदर्न साइड में, इक्वेटर से नदर्न साइड में क्या होता है कि ये साइक्लोन होता है, इक्वेटर से नदर्न साइड में ये क्लॉकवाइज मूव करता है। जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे सदर्न साइड में क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज ऐसे, जैसे क्लॉक चलती है ना, हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की सुई, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता है सदर्न साइड में। और नॉर्दर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज, ये और ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लिखा है जी। इसे एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बस जी इतना ही था इस साइक्लोन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक किसके से रिलेटेड है, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया रिसीव्स द कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। ये क्या है जी, रिसेंटली क्या है जी, ये ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया है, ये यहाँ पे नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस के नाम से। तो इसको क्या है, ये ट्रांस बाउंड्री क्यों बोला है इसे, क्योंकि ये इंडिया और भूटान की जो बॉर्डर है, जैसे मान लो ये भूटान है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे है ये ट्रांस बाउंड्री, आधा भूटान में, आधा थोड़ा हिस्सा इसका नेपाल में, सॉरी इंडिया में, भूटान में और इंडिया में। तो इसलिए इसे ट्रांस बाउंड्री बोला है। तो इसे अभी क्या हुआ है, कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड इसने रिसीव किया है। क्यों, कब मिलता है, कैसे मिलता है कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ये कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जब मिलता है तब किसी भी साइट ने, मतलब जगह ने, किसी भी साइट ने एटलीस्ट 2 और मोर ऑफ दीज 5 थीम्स हैज़ अचीव्ड, मतलब ये 5 क्राइटेरिया हैं जी इसके, ये अवार्ड मिलने के। और उन 5 क्राइटेरिया में से कम 2 या 2 से अधिक
क्राइटेरिया अचीव कर लिए हों। और ये 5 क्राइटेरिया है कौन कौन से? पहला है जी टाइगर एंड प्रे पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, मतलब जो टाइगर हैं और प्रे पॉपुलेशन है उन पर मॉनिटरिंग और रिसर्च अच्छे से किया है या नहीं किया है। इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट, मतलब जो साइट का मैनेजमेंट किया है इफेक्टिवली किया है, सही ढंग से किया, तरीके से किया है कि नहीं। इन्हेंस्ड लॉ इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन एंड रेंजर वेलफेयर इम्प्रूवमेंट, लॉ को इन्फॉर्मेंस मतलब लॉ को वहाँ इम्प्लीमेंट किया है अच्छे से नहीं किया है, इन्फोर्स किया है, इन्फोर्समेंट किया है नहीं किया है, प्रोटेक्शन किया है, वेलफेयर किया है नहीं किया है। फोर्थ, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन बेनिफिट्स एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, मतलब जो मान लो जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट एरिया है, जैसे यहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, लोग रहते हैं और यहाँ पे जंगली जानवर रहती हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब ह्यूमन वगैरह इसका शिकार ना करें। और ये जो यहाँ पे जीव जंतु हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं यहाँ पे, वो ह्यूमंस को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उसे कितना कम किया है, कितना मिटिगेट किया है, मिटिगेशन का मतलब कम करना, कितना रिड्यूस किया है, ये भी देखा जाता है। फिफ्थ है जी हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट, मतलब जो यहाँ पे फोना रहता है, फोना का मतलब होता है FAUNA, मतलब फोना मतलब है जी जो यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब उनका एक तरह से घर समझ लो, जो जंगल है उनका घर ही है, उनके हैबिटेट को कैसे मैनेजमेंट किया है, तो इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट किया है या नहीं किया है, तो ये भी देखा जाता है। अब ये ट्रांस बाउंड्री जो मानस कंजर्वेशन एरिया, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, सेटअप कब हुआ था? ये 2011 में सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब टारगेट, लक्ष्य क्या है इसका एम? टू जॉइंटली डेवलप एंड मैनेज ए ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एरिया बिटवीन भूटान एंड इंडिया, मतलब जो भूटान और इंडिया है, ये भूटान है, ये इंडिया है, यहाँ असम है यहाँ पे, तो इंडिया का पार्ट है असम, तो ये भूटान और ये इंडिया पे जो पार्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन करना, इस एरिया को कंजर्व करना, बचाना, इसको सुरक्षित करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्या है जी, ये कवर करता है क्या? इट कवर्स द इंटायर मानस टाइगर रिजर्व इन इंडिया, 4 प्रोटेक्टेड एरियाज इन भूटान एंड ऑल्सो 2 बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स। ये क्या क्या एरिया कवर करता है ये बताया गया है। एक तो माइनस, इसमें जो मानस है हमारा नेशनल पार्क और ये ट्रांस बाउंड्री एरिया है, ये इसमें मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व भी आता है, और 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ भूटान के भी आते हैं, और 2 बायोलॉजिकल कॉरिडोर आते हैं। कॉरिडोर गलियारे को बोलते हैं जी, ये कॉरिडोर है जो मान लो 2, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट है भूटान में, यहाँ पे इंडिया पे है, तो ये 2 ट्रांस बाउंड्री है यहाँ पे, तो ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएं, ऐसे गलियारा मतलब एक तरह से गैलरी या रोड बना देते हैं, उसी को बोलते हैं कॉरिडोर। मानस टाइगर रिजर्व इन इंडिया, रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान फ्रॉम द कोर ऑफ दिस बायोलॉजिकल आउटस्टैंडिंग ट्रांस बाउंड्री रीजन, मतलब जो भूटान में है उसका नाम है जी रॉयल मानस नेशनल पार्क, और मानस टाइगर रिजर्व इंडिया में उसका नाम है। इसमें क्या कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? इसमें टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज़, ये स्पीसीज़ पाए जाते हैं। स्पीसीज़ मतलब कोई भी एनिमल्स या प्लांट, ट्रीज़, इन सबको मिला के स्पीसीज़ बोलते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। मैमल्स, बर्ड्स वगैरह स्पीसीज़ में आते हैं, तो ये वस्कुलर प्लांट्स ये पाए जाते हैं यहाँ पे। और मानस जो रिवर है, मानस रिवर है जो इसी एरिया से होके निकलती है, फ्लो करती है मानस रिवर। और जो मानस, इंडियन मानस जो टाइगर रिजर्व है, उसमें 2010 में 9 टाइगर थे, और जो 2018 में 25 हो गए हैं। और जो भूटान का मानस एरिया है उसमें 2008 में 12 थे, और 2018 में 26 हो गए हैं। अब ये मानस नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। ये मानस नेशनल पार्क क्या है जी, ये असम में ही है। असम में 1985 में क्या था, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। किसने किया था जी? यूनेस्को। यूनेस्को एक यूएन की, यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को कब करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जब उसे
कोई ऐसा फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जिसको खतरा है, जिसको डेंजर में है, कि उसे कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए उस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है, ताकि उसे कंजर्व किया जा सके और उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और 1989 में जो मानस ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा होता है जी बायोस्फीयर रिजर्व। मान लो ये बायोस्फीयर रिजर्व है और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये कोर होता है जी, ये बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है मान लो। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसके अंदर, और इसके कोर एरिया में नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो इसको मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका पूरा एरिया जो है 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब ये देख लो जी, ये कहाँ पे है? ये जी असम देखा होगा आपने मैप में, ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ी भूटान में आती है और ये थोड़ा इंडिया में इसका पार्ट है, यहाँ पे है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हनी FPO प्रोग्राम इनॉग्रेटेड अंडर नफेड। ये क्या है जी? हनी FPO प्रोग्राम, ये पहले तो ये जान लेते हैं ये क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। अभी रिसेंटली क्या है जी, हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द नफेड। नफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अभी इनॉग्रेट किया गया, मतलब इसका आरंभ अभी किया गया। किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कृषि मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अच्छा, ये क्या प्रोग्राम है जी? किसके अंडर लॉन्च किया गया है? ये जी फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPO एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया है, मतलब हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हनी क्या होता है? शहद। हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्हीं को ये इम्प्लीमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और पैसा भी, मतलब 100% इसका पैसा है, जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। यानी कि मान लो 10,000 इसकी कॉस्ट आने वाली है, तो 10,000 के 10,000 कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। और एक होती है जी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। उसमें मान लो वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब फंडिंग दोनों करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी स्टेट के कोऑपरेशन से किया जाता है उसका। ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम में क्या होगा? इसमें एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंड सैंक्शनिंग कमेटी हैड allocated FPO क्लस्टर फॉर 2020-21 टू ऑल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। इसमें एक तो ये नेशनल लेवल प्रोजेक्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म NPAFCS, इसने क्या है FPO क्लस्टर अलोकेट किए हैं 2020 और 21 के लिए। ठीक है जी, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये FPO कौन डेवलप करेगा? किसके द्वारा डेवलप किए जाएंगे FPO? ये CBBO, ये क्या है जी? क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये FPO। ठीक है जी। और ये FPO डेवलप किसने किया था? ये डेवलप करेंगे इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नफेड है जो, इसने हैज इनिशिएटेड द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPO ऑफ बी कीपर्स एंड हनी कलेक्टर इन 5 स्टेट्स। जो नफेड ने ये इनिशिएट शुरू किया है, इसने क्या किया है कि 5 स्टेट से, इंडिया के 5 स्टेट से FPO जो बी कीपर्स होते हैं, बी कीपर्स उन्हें बोलते हैं जो हनी का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मधुमक्खी जो होती हैं बी, उन्हें पालते हैं एक तरह से और फिर उनका प्रोडक्शन करते हैं हनी का। तो ये 5 स्टेट में ये इनिशिएट की जाएगी। 5 स्टेट में कौन कौन सी जगह हैं?
ये जी बिहार में चंपारण, मुरैना मध्य प्रदेश में, भरतपुर राजस्थान में, मथुरा और ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल में 5 है जी। और जो फर्स्ट हनी, ये याद रखना, जो फर्स्ट हनी FPO है मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली हनी FPO रजिस्टर की गई है मध्य प्रदेश में कहीं की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, MP। इससे बेनिफिट क्या होंगे? इससे बेनिफिट ये होंगे जी, इनकी स्किल इम्प्रूव होगी, इनकी स्किल इम्प्रूव होगी, अपग्रेड होगी। दूसरा, इनकी इनकम बढ़ेगी, हनी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकी इनकम बढ़ेगी किसान की। बेटर सप्लाई मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ये इनके बेनिफिट होगा। अब ये नफेड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। नफेड की फुल फॉर्म मैंने बताई दी थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? एक अपेक्स का मतलब, ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो ये उसके मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव के साथ मिलके उसकी मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग कराती है कि उसे बेचना, कि मार्केट में मतलब फार्मर से मार्केट में पहुंचाना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कब फाउंड की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1958 में फाउंड की गई थी। और किस में रजिस्टर है ये? एक एक्ट है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। इस एक्ट में ये कानून है, लॉ, इस लॉ में ये रजिस्टर है। नफेड इसमें रजिस्टर है, क्योंकि कुछ भी बनाने के लिए हमें या तो 3 तरीके से बनाते हैं, किसी एक्ट्स में रजिस्टर करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन देता हो, कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी प्रोविज़न हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन की प्रोविज़न है तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, और कोई नहीं है तो फिर उसके लिए लॉ बनाते हैं, लॉ के थ्रू। तो ये भी लॉ में रजिस्टर है। ये कौन से लॉ में, कौन से एक्ट में? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। अब नफेड क्या है जी? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या करती है? प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब उन्हें लेती है, खरीदती है मार्केटिंग करने के लिए। अब इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ये है जी, मार्केटिंग को प्रमोट करना, प्रोसेस, स्टोरेज, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें स्टोरेज करना, और जो एग्रीकल्चर मशीनरी जो यूज़ होती हैं, एग्रीकल्चर कृषि करने में जो मशीनरी यूज़ होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह और मशीन, उनको इनपुट प्रोवाइड करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब जो ये एग्रीकल्चर होती है बी कीपिंग की, जो मधुमक्खियाँ पालते हैं, हनी बीज, तो इन्हें एक बॉक्स में रखा जाता है। इससे वैक्स भी बनता है। वैक्स मोम को बोलते हैं जी, मोम, जैसे जो मोमबत्तियाँ बनती हैं ना घर में जलती हैं, जो वैक्स, हनी और वैक्स प्रोडक्शन के लिए। तो ये बी हाइव्स में किया जाता है। बी हाइव्स क्या होते हैं? ये होते हैं जी, ये डिब्बे, इन डिब्बों को बोलते हैं, ये मधुमक्खियाँ हैं, बी, हनी बी हैं ये, इन्हें ऐसे पाला जाता है और फिर हनी और वैक्स का प्रोडक्शन होता है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी, री इलेक्शन वेयर नोटा गॉट मोस्ट वोट्स। अभी क्या है, एक एडवोकेट ने पिटीशन दी है, एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है। पिटीशन का क्या मतलब होता है जी? पिटीशन का मतलब होता है जी याचिका या याचिका, अर्जी लगाना। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी है, मतलब रिक्वेस्ट की है, एक तरह से सिंपल वर्ड में बोलो तो पिटीशन देना, रिक्वेस्ट की है, पिटीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जहाँ पे भी नोटा के वोटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन किया जाए, दोबारा इलेक्शन किया जाए वहाँ पे। उस स्टेट में मान लो किसी जगह पे किसी कैंडिडेट के नोटा के वोट सबसे ज़्यादा हैं, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस जगह पे दोबारा शुरू से इलेक्शन के कराए जाएं। ये पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये नोटा क्या है बाद में जानेंगे। नोटा की फुल फॉर्म है जी वैसे नन ऑफ दी अबव ऑप्शन। मतलब जैसे मान लो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं और किसी पीपल को किसी को वोट नहीं देना है तो वो नोटा पे डाल सकता है, मतलब मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है। नोटा एक बटन होता है ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें बटन होता है सबसे लास्ट में नोटा के बटन पे वो प्रेस कर सकते हैं। मतलब और दूसरा इसने क्या कहा है एडवोकेट ने जिसने प्ली डाली है कि जिस भी कैंडिडेट जैसे नोटा के वोट ज़्यादा डाले
और फिर इसके ज़्यादा वोट हैं तो दोबारा इलेक्शन होगा, और जो कैंडिडेट पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, वो दोबारा खड़े नहीं होंगे। दूसरे जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी दूसरे कैंडिडेट दोबारा अपॉइंट करेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। ये इसने कहा है जी, एडवोकेट ने ये लिखा है कि पार्टी शुड एक्सेप्ट दैट वोटर्स हैव ऑलरेडी मेड देयर डिसकंटेंट लाउड एंड क्लियर। इसका मतलब है जी कि अगर पब्लिक ने नोटा को वोट दिए हैं सबसे ज़्यादा, मतलब किसी को भी चूज़ नहीं किया, तो पब्लिक चाहती है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं हम इनको वोट नहीं देना चाहते, दूसरे कैंडिडेट इलेक्शन के लिए आने चाहिए और फिर वोटिंग होनी चाहिए। इस प्ली ने इसने जो पिटीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में, इस एडवोकेट ने ये कहा है। अब ये नोटा क्या है जी, ये मतलब एक तरह से राइट टू रिजेक्ट देता है, किसी को रिजेक्ट करने का राइट, एंड इलेक्ट न्यू कैंडिडेट। मतलब जो पीपल होते हैं जो वोट करते हैं उनको एक तरह से राइट टू रिजेक्ट प्रोवाइड करता है ये, और अपना न्यू कैंडिडेट चूज़ करने के लिए। क्या फ़ायदा होता है जी इसका राइट टू रिजेक्ट का, नोटा का राइट टू रिजेक्ट का? ये मतलब करप्शन को चेक करता है, क्रिमिनलाइजेशन, कि मान लो कोई क्रिमिनल खड़ा हुआ है, इलेक्शन लड़ रहा है, कैंडिडेट है जो, उस पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, अपराध किए हैं, तो पीपल अगर नोटा पे वोट ज़्यादा करेगा तो ये एक क्रिमिनल्स को इलेक्शन से बाहर कर सकता है। और बहुत से पीपल जो कास्ट पे वोट करते हैं, कास्ट को देख के कि भाई मेरे कास्ट का कैंडिडेट है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा, कम्युनलिज्म को भी कंट्रोल करेगा। तो पार्टी क्या है कि पार्टी फोर्सली क्या करेगी, फिर ऑनेस्ट कैंडिडेट को ही चूज़ करेगी, चांसेस होंगे कि ऑनेस्ट कैंडिडेट को खड़ा करे, वरना पब्लिक फिर नोटा पे वोट ज़्यादा डालेगी और फिर ये कैंडिडेट फिर नहीं इलेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए पार्टी पे प्रेशर बनेगा कि वो ऑनेस्ट कैंडिडेट को ही चूज़ करें। अब ये राइट टू रिजेक्ट कब कैसे प्रपोज्ड हुआ था? ये राइट टू रिजेक्ट सबसे पहले किसने, लॉ कमीशन ने 1999 में प्रपोज्ड किया था। सिमिलरली क्या था, इलेक्शन कमीशन ने भी ये राइट टू रिजेक्ट को 2001 में प्रपोज्ड किया था, ठीक है जी, और 2004 में भी किया था इसको प्रपोज्ड, किसके अंडर, एस कृष्णामूर्ति के अंडर के इलेक्टरल रिफॉर्म में, कि ये सब कुछ राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं जी, ये इलेक्टरल रिफॉर्म का। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 2010 में इलेक्टोरल रिफॉर्म दिए थे, जिसमें कहा था कि इफ़ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट वाज नेगेटिव देन इलेक्शन रिजल्ट शुड बी नलिफाइड एंड न्यू इलेक्शन हेल्ड। जो अभी एडवोकेट ने पिटीशन डाली है कि अगर नोटा पे ज़्यादा वोट डलेंगे तो इलेक्शन को दोबारा किया जाए, री इलेक्शन किया जाए, फ्रेश इलेक्शन किया जाए। तो ये बात एडवोकेट ने कहा है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जो सजेस्ट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 2010 में, उसने भी कहा था कि अगर नेगेटिव वोट ज़्यादा होंगे तो इलेक्शन रिजल्ट को नलीफाइड कर दिया जाए, यानी कि रद्द किया जाए, नलीफाइड मतलब रद्द कर दिया जाए और दोबारा न्यू इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। इलेक्शन का यूज कब से हो, ये नोटा का इलेक्शन में यूज कब से स्टार्ट हुआ था? ये नोटा का ऑप्शन लोकसभा के लिए और असेंबली इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सजेस्ट किया था, और नोटा का ऑप्शन राज्यसभा इलेक्शन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटा जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। 14 में सबसे पहले वैसे नोटा कब यूज किया था, राज्यसभा में किया था 2014 में, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्यसभा के इलेक्शन में नोटा को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। अब इंडिया, नोटा ऐसा नहीं है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है नोटा का यूज़ करने के लिए, नेगेटिव वोटिंग को यूज़ करने के लिए। इंडिया 14 कंट्री थी जब नोटा यूज़ किया था, और भी कंट्रीज़ में ये यूज़ होता था। अब ये नोटा है जो, ये कैसे परफॉर्म होता है कि पहले क्या होता था नोटा से पहले, कि किसी कैंडिडेट को नेगेटिव वोट करना है, नेगेटिव बैलेट से वोट करना है, तो क्या होता था, जो पोलिंग बूथ होता था जहाँ पे मतलब इलेक्शन हो रहे होते थे, वहाँ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब वहाँ पे जो देखभाल करता है सब चीज़ को इलेक्शन बूथ पे। जैसे मान लें किसी स्कूल या कॉलेज वगैरह में पोलिंग बूथ लगाया जाता है, जब वोटिंग डल रही होती है इलेक्शन के टाइम पे, तो वहाँ पे
किसी को भी नेगेटिव वोट डालना था तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पहले उसे बताना होता था और फिर उसे इन्फॉर्म करने के बाद वोट डालता था। लेकिन अब नोटा में ऐसा नहीं है, उसे नेगेटिव वोट डालनी है, डायरेक्ट वो नोटा का बटन जाके प्रेस कर सकता है। वाई हैव नोटा इफ अदर्स देयर्स नो इलेक्टोरल वैल्यूज़। ये अगर नोटा की कोई वैल्यू नहीं है, फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल ये है कि नोटा की कितनी भी वोट आ जाएं, यानी कि चाहे 50% से ज़्यादा वोट नोटा की हों, फिर भी इसकी कोई ये नहीं है कि दोबारा इलेक्शन होंगे। अभी फ़िलहाल ये है पोजीशन कि दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट अचीव करेगा वो ही इलेक्टेड हो जाएगा। तो इसका फिर यूज क्या है, इसका यूज है जी कि नोटा गिव्स पीपल डिससेटिस्फाइड विद कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। पीपल को ये लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ वो बता सकते हैं कि हम डिससेटिस्फाई हैं इस कैंडिडेट से, तो एक अपॉर्चुनिटी देता है उसे। ठीक है जी। दूसरा, एक चांस इंक्रीज़ कर देता है कि अगर लोग वोट ज़्यादा नोटा पे डालेंगे तो इससे क्या है कि क्या होगा कि इंक्रीज द चांसेस ऑफ मोर पीपल टर्निंग अप टू कास्ट देयर वोट्स इवन इफ दे डू नॉट सपोर्ट एनी कैंडिडेट एंड डिक्रीज द काउंट ऑफ बोगस वोट्स। मतलब जी ये जो बोगस वोट्स, जो जाली वोट होते हैं, उनके काउंट करने को डिक्रीज करेगा जी। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था क्या कि नेगेटिव वोटिंग कुड ब्रिंग अबाउट ए सिस्टमेटिक चेंज इन पोल्स, कि अगर ये नोटा डलेगा तो ये सिस्टमेटिक चेंज ला सकती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बना सकती हैं कि वो ऑनेस्ट कैंडिडेट को ही चुने, जिस पे कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, किसी पे अपराधी ना हो, उसे चूज करें। ये जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, अगर आपने नहीं देखी है तो कभी आपने वोट ना डाली हो, ना देखी हो, ये ऐसे यहाँ पे ये देखो, ये इलेक्शन सिंबल होते हैं, इलेक्शन सिंबल, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि वोटिंग मशीन पे, जो इसे ईवीएम बोलते हैं शॉर्टकट में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम और जिस पार्टी से पार्टी का सिंबल रहता है। तो अगर मान लो ये कांग्रेस है, अगर कांग्रेस वाला ये बटन, यहाँ पे बटन प्रेस किया तो कांग्रेस को वोट चली जाएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम होता है और उसका सिंबल होता है। ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी, अभी दो आर्टिकल 164(1)(b) और आर्टिकल 361(b), ये दोनों न्यूज़ में थे। ये क्या है जी, इनमें देख लेते हैं। जो 164 क्लॉज 1(b), ये क्या है जी, ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में इलेक्ट होने के लिए अभी क्वालिफाई नहीं है, तो वो क्या है कि उसे मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और ये भी है कि वो, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है, तो इसे मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो हमारे इंडिया में क्या है कि 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट में, तो क्या है कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इंडिया में कोई मेंबर है तो उसको भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, मंत्री। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट, ये आर्टिकल 164(1)(b) क्या कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, तो उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना के भी मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। समझ आया जी। मतलब अगर वो विधानसभा है जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसे मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, इलेक्ट हो जाए, फिर भी उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 361(b), ये भी न्यूज़ में था। ये क्यों को था, ये जी देखो, ए मेंबर ऑफ हाउसिंग बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड एनी remunerative political post for duration of the period commencing from the date
कौन सी डेट जी, ये देख लेते हैं। सिंपल वर्ड में मैं कहूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर हाउस का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कब तक अपॉइंट नहीं किया जा सकता? मान लो ये मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई हुआ है? ये 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई हो रहा है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। जो आर्टिकल 361 है बी, ये क्या है? अगर कोई मेंबर हाउस का 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने डाला हुआ है 27 नवंबर का जो करंट अफेयर, उसमें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल से समझाया 10th शेड्यूल है क्या। अगर कोई मेंबर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो मेंबर पॉलिटिकल पार्टी की किसी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक उसकी टर्म है, मतलब उसका ईयर है। मान लो आज इलेक्शन हुए, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, कोई मेंबर इलेक्ट हुआ, तो मान लो इसे 2 साल बाद कर दिया गया डिस्क्वालीफाई, 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये अगले 3 साल तक इस कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, एक तो ये कारण है। या फिर उसे अपॉइंट होना है तो दोबारा री इलेक्ट होना पड़ेगा, बाई इलेक्शन होगा दोबारा। बाई इलेक्शन क्या होते हैं जी? जैसे मान लो अभी इलेक्शन हुए 5 साल के लिए और मान लो 10 सीट खाली रह गई, तो उन 10 सीट को, सिर्फ 10 सीट को भरने के लिए, फिल करने के लिए इलेक्शन होगा दोबारा, तो इसी को बाई इलेक्शन बोलते हैं, बाई इलेक्शन। तो या तो बाई इलेक्शन तक, या फिर जब तक उसकी टर्म ओवर नहीं हो जाती तब तक उसे किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये 2 कंडीशन है इसमें 361 आर्टिकल 1B। अगला टॉपिक है जी हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड। ये क्या जी? ये अभी न्यूज़ में था। ये है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जी। ये 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। किसने एस्टेब्लिश की थी? G7 ने। G7 क्या है? एक 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इसलिए इसे G7 बोलते हैं। G फॉर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। कौन कौन सी 7 कंट्री है? USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है जी। इसके क्या, किस लिए बनाई गई थी ये बनाई गई थी जी, जो इसकी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो वर्क क्या करती है पहले ये देख लेते हैं। ये क्या वर्क करती है? टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज़ में लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म लाने के लिए। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इसका है जी OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, उसके अंदर ही है जी इसका। OECD का फुल फॉर्म क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कंट्रीज़। ये जो इसका OECD का हेडक्वार्टर है उसी के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है FATF का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसके फंक्शन क्या है जी? 2 फंक्शन है जी इसके। पहला, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है जी? ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन होता है। मान लो यहाँ पे किसी ने टैक्स नहीं भरा, कोई मनी करप्शन से कमाई है इंडिया में और उसे दूसरी कंट्री में पार्क कर देता है, भेज देता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है जी ये प्रोसेस। तो ये ब्लैक मनी होती है एक तरह से, उसको, उस मनी लॉन्ड्रिंग को से कॉम्बैट करना, मतलब फाइट करना, देखना कि मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पे है उसका पता लगाना। दूसरा क्या है जी? दूसरा जो है जी इसका मनी लॉन्ड्रिंग के बाद टेरर फाइनेंसिंग, जो आतंकवादियों को, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको फंडिंग जाती है, पैसा जाता है, फाइनेंसिंग जाती है, उसको भी रोकना, उसको देखना कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, उसको भी देखना। और 2012 में एक और इसका एफर्ट था क्या, कि जो वीपन्स क्या होते हैं जी? हथियार, जैसे न्यूक्लियर बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, एटम बम हो गया, या फिर मिसाइल्स वगैरह, जो ये वीपन्स है इनका प्रोलिफरेशन रोकना, मतलब स्प्रेड। प्रोलिफरेशन का मतलब है स्प्रेड। इनका मतलब ये पूरे विश्व में ना फैलें, पूरे विश्व में फैलने से, स्प्रेड होने से, प्रोलिफरेशन होने से इसको काउंटर करना। ठीक है जी। अब इसकी कंपोजिशन क्या क्या है कि
FATF में कितने कंट्रीज आते हैं? इसमें 37 मेंबर हैं जी इसके। इंडिया इसका मेंबर है? हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है जी। अगला कि क्या जो ये रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है, जो FATF जो रिकमेंडेशन देती है, कुछ सिफारिश देती है कंट्रीज़ को, क्या वो बाइंडिंग है? बाइंडिंग का मतलब बाध्य है कि कंट्री को इन्हें अनिवार्य है कि इन्हें मानना ही पड़ेगा? उसका जवाब है जी नहीं, नॉन बाइंडिंग। इसकी नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंट्री इसकी गाइडलाइंस को माने, लेकिन ये एक्सपेक्ट करती है कि हाँ उसकी गाइडलाइंस को इन्फोर्समेंट किया जाए। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर इस कंट्री की गाइडलाइंस को नहीं इन्फोर्स किया जाएगा, मान लो कोई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक लॉ नहीं बना रहा है, स्टेप नहीं ले रहा है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, फंडिंग होती है, उसको रोकने के लिए, उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कुछ स्टेप नहीं ले रही है कोई गवर्नमेंट, तो क्या उस कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अभी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है जी। ठीक है जी, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, पहले ग्रे लिस्ट में डालता है और फिर वो कंट्री कुछ टाइम देता है, अगर फिर भी वो कोई स्टेप नहीं लेती है तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। जब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, इसमें क्या होता है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक होता है, वहाँ से उस कंट्री को लोन वगैरह मिलने बंद हो जाते हैं और कंट्रीज़ भी उसे सपोर्ट करना बंद कर देती हैं। ठीक है जी, ये इसका नुकसान होता है। अब देखते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर क्या है जी? अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए न्यूज़ में थी। अब ये कहाँ पे है, कैसे ओरिजिनेट होती है, ये देखते हैं। यमुना क्या है आपको पता होगा, ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब जैसे ये कोई बड़ी रिवर है, ये गंगा है, और ये कोई छोटी रिवर इसमें आके मिल रही है, तो ये गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी हो जाएगी, ये छोटी रिवर। तो ये यमुना गंगा से छोटी है, तो यमुना रिवर इसकी ट्राइब्यूटरी हो गई गंगा की। ठीक है जी। इस ट्राइब्यूटरी को हिंदी में सहायक नदी बोलते हैं, सहायक नदी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब कहाँ से निकलती है यमुना रिवर? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? ये जी बंदरपूंछ पीक है। पीक का मतलब एक पहाड़ है, बंदरपूंछ। कहाँ पे है ये? मसूरी रेंज में है। मसूरी रेंज कहाँ पे है? हिमालयज़ में, लोअर हिमालयज़, मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ आती हैं, आपने देखी होंगी मैप पे। तो वहाँ मसूरी रेंज में ये बंदरपूंछ पीक है, वहाँ से निकलती है बंदरपूंछ पीक। और बंदरपूंछ पीक पे ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है जी? बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उन्हीं को ग्लेशियर बोलते हैं, बर्फ़ के माउंटेन। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब ये कहाँ मिलती है? गंगा से आके। गंगा में इसका जो संगम है, मिलाप होता है, जो इसका मिलन, कहाँ पे मर्ज होती है गंगा से आके? प्रयागराज में। प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था जी, इलाहाबाद। ये उत्तर प्रदेश में है जी। ठीक है जी। कौन कौन से स्टेट में बहती है, ये फ्लो करती है यमुना रिवर? एक तो उत्तराखंड हो गया जहाँ से निकलती है, उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, एक हिमाचल प्रदेश, एक हरियाणा और दिल्ली। ठीक है जी। इसकी अब यमुना रिवर की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है ये भी देख लो। ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अब ये मैप में देख लो एक बार आप, ये जी यमुना रिवर, ये यमुना रिवर, और ये गंगा रिवर आ रही है आपकी, गंगा रिवर। ये उत्तराखंड है जी, हाँ, यहाँ से निकलती है यमुनोत्री। और ये इसकी ट्राइब्यूटरी है यमुना की। ये चंबल हो गई, ये बेतवा हो गई। ठीक है जी। और यहाँ पे कहीं केन है, इस मैप में नहीं है, केन भी है। और यमुना किसकी ट्राइब्यूटरी है? गंगा रिवर में मिल जाती है जाके ये यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये देख लो आप मैप में, ये है। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। ये नाम है जी टर्टल का। टर्टल क्या होता है? कछुआ को बोलते हैं। ये जी ये टर्टल, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये है जी। इसका नाम क्या है? ये इतना बड़ा नाम है इसका, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। अब इसके बारे में जानते हैं। ये रिवराइन टर्टल है। रिवराइन का मतलब होता है जो नदी वगैरह में रहता है, उसी को रिवराइन बोलते हैं, टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ हिंदी में। ये एंडेमिक टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश है। एंडेमिक का मतलब है कि ये सिर्फ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में मिलता है। जहाँ पे एंडेमिक बोल दिया कि सिर्फ इन जगह पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। एंडेमिक टू इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है जी। अब ये ओमनीवोरस है जी। ये ओमनीवोरस का क्या मतलब होता है? जो प्लांट, ट्रीज़, फ्रूट्स भी खाता हो, और क्या
मांस भी खाता हो, मीट, मतलब इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, मच्छर, कीट छोटे छोटे कीट वगैरह, उन्हें को भी खाता है ये, उसे ओमनीवोरस कहते हैं। मतलब वो जो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। और ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का क्या मतलब होता है जी? नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात में एक्टिव रहते हैं, नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में पैसिव, यानी कि जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। जैसे उल्लू, आपने देखा हो उल्लू, ऑल ऑल बोलते हैं जी इंग्लिश में, ऑल, एक उल्लू रात में क्या है, इसे दिखाई देता है दिन, और दिन में नहीं, दिन में सोता है ये, इसलिए। तो ऐसे क्योंकि रात में एक्टिव रहने वाले जो नाइट में एक्टिव रहते हैं उनको नॉकटर्नल बोलते हैं। तो ये नॉकटर्नल भी है और ओमनीवोरस भी। अब इसको कंजर्व मतलब बचाने के लिए स्टेटस दिया गया है। ये स्टेटस कौन देता है? IUCN रेड लिस्ट। मतलब IUCN एक रेड लिस्ट निकालती है। IUCN एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है एक। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है जी? स्टेटस देती है किसी को, वल्नरेबल का, क्रिटिकली एंडेंजर ये वाले, और इसको वल्नरेबल का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है जी। और साइट्स की अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स का मतलब है जी लिस्ट है साइट की, जैसे लिस्ट 1 2 3, ऐसे अपेंडिक्स 1 2 3। अपेंडिक्स 1 में इसको साइट्स ने लिस्टेड किया हुआ है। अब साइट्स क्या है ये देखेंगे बाद में। और जो हमारा एक एक्ट है जी 1972 का, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। ये बहुत बार ही पूछ लेते हैं इस एक्ट के बारे में, ये भी पता होना चाहिए कब ये पास हुआ था, कब हुआ था? 1972 में। तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। इसकी भी शेड्यूल 1 का मतलब है ये लिस्ट है, जैसे लिस्ट 1 2 3 4 5 लिस्ट हैं इसकी, 5 6 भी है, 5 या 6 लिस्ट हैं। उसकी शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। ठीक है जी, प्रोटेक्शन मिली हुई है। शेड्यूल 1 में लिस्टेड होने का मतलब है ये हाईली प्रोटेक्टेड है, इसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये ट्रियोनिचिडा, पता नहीं क्या है, देख लो आप, पढ़ लो। ट्रियोनिचिडा फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये साइट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जी। ये साइट्स है जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना का मतलब होता है जी एनिमल्स, और फ्लोरा का मतलब होता है जी प्लांट और ट्री। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जी। कब साइट्स को कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1973 में, और इसके 183 पार्टीज है जी, मेंबर पार्टीज। और जो क्या किस लिए बनाया गया था कि जी जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ये फौना और फ्लोरा की, मतलब किसी स्पीसीज़ को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाया जाता है, ख़रीदा बेचा जाता है, तो इसको जो इससे नुकसान होता है उस नुकसान को देखना कि भाई कोई यहाँ से एनिमल्स फौना फ्लोरा ले जाया जा रहा है दूसरी कंट्री में जाके, वो मर ना जाए, किल ना हो जाए, उसके रख रखाव के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये उसे थ्रेट ना पहुँचे किसी तरह का। तो ये सब चीज़ इंश्योर करती है ये साइट्स। एक चीज़ और है जी, साइट्स की जो भी ये लेजिस्लेशन लॉ वगैरह बनाती है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। मतलब हर कंट्री पे लीगली बाइंडिंग हो का मतलब है कि उसे मानने ही मानने हैं। लेकिन अगर कोई नेशनल लॉज हैं, कोई अपने कंट्री के लॉज हैं किसी मैटर पे, और वहाँ पे इस साइट्स के भी लॉज हैं, तो नेशनल लॉज ही माने जाएंगे जब साइट्स के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। मतलब इस क्या होगा कि जो लीगली बाइंडिंग तो हैं लेकिन तब नहीं होंगे अगर नेशनल लॉ उस पर कुछ बना हुआ है किसी सब्जेक्ट पे। ठीक है जी, मतलब ये इट डज़ नॉट टेक प्लेस द नेशनल लॉज। जो इसकी रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं साइट्स की, तो ये नेशनल लॉज का प्लेस नहीं लेंगी, नेशनल लॉ ही इफ़ेक्टिव होंगे अगर वो हैं तो। बस जी आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपको लेसन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक करना आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच।